नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि आईटी हब बनाने की तैयारी। दरअसल ये तैयारी है मध्य प्रदेश को आईटी हब बनाने की, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को आईटी हब बनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए 8 अगस्त को बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री बिजनेसमैन के साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं। प्रदेश में निवेश करने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लगातार संपर्क में हैं और प्रदेश सरकार आईटी सेक्टर में निवेश लाने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को आईटी का हब बनाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी कारगर होगी। और हालांकि इसके लिए 7 और 8 अगस्त को मुख्यमंत्री बेंगलुरु के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्टिव सेशन होगा। मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में होने वाले इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले रोड टू जीआईएस श्रृंखला का यह हिस्सा है। ऐसे में जीआईएस में आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु में आईटी का बड़ा हब है। यहाँ पर टीसीएस, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां हैं। हालांकि इस मीटिंग के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, जिसे हम आईटीईएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण, जिसे हम ईएसडीएम कहते हैं, कपड़ा और परिधान, एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोबाइल और आईईएम, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस संबंधी उद्योगों के प्रदेश में निवेश पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी निवेश पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक क्षमता केंद्रों, आईटी और परिधान क्षेत्रों के साथ राउंड टेबल पर चर्चा होगी। बैठक से एक दिन पहले यानी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री बिजनेसमैन के साथ डिनर भी करेंगे और कोयम्बटूर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर दक्षिण के राज्यों में उद्योगपतियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके लिए तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सेशन में शामिल होंगे। और बेंगलुरु में जैसे मैंने बताया कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियों का हब है। यहाँ होने वाले सेशन में प्रदेश में वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में निवेश के लिए क्या सफलता मिलेगी। हालांकि 7 अगस्त की शाम को नेटवर्किंग डिनर में उद्योगपतियों की मुख्यमंत्री से जो मुलाकात है, वहाँ एक फिल्म भी दिखाई जाएगी जिसमें निवेश प्रोत्साहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एमपीएसईडीसी द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों पर प्रेजेंटेशन किया है। प्रेजेंटेशन करने की जो बात कही जा रही है, क्योंकि 8 अगस्त को जो इंटरेक्टिव सत्र है उसमें फिल्म एडवांटेज मध्य प्रदेश दिखाई जाएगी, जो उद्योगपतियों को राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश की सुविधाओं की जानकारी देगी। अब इससे पहले कोयम्बटूर गए थे और फरवरी 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है उसके लिए अभी से ये खाका तैयार किया जा रहा है। इस बार कोशिश है आईटी हब की कि मध्य प्रदेश को आईटी हब बनाया जाए। उसके लिए बेंगलुरु जा रहे हैं और वहाँ जो कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आईटी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और साथ ही हेल्थ सेक्टर में भी जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनसे अब संपर्क करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश के लिए। ये कदम कितना कारगर होने वाला है, साथ ही क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई हैं, उनके क्या नतीजे रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश में रोजगार की समस्या का कितना समाधान हुआ है, और साथ ही विपक्ष के द्वारा जो सवाल हमेशा उठाए जाते हैं, उन सवालों से वर्तमान सरकार कैसे बचेगी, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी। गुंजन चौकसी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी। समर सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। और चर्चा की शुरुआत करूँगा, गुंजन चौकसी जी आपके पास आऊँगा। पहले कोयम्बटूर, जहाँ टेक्सटाइल की बात हुई कि टेक्सटाइल का उद्योग जो है, वहाँ उद्योग ऑफिस खोलने की बात हुई कि मध्य प्रदेश का एक उद्योग कारखाना वहाँ ऑफिस खोला जाएगा वहाँ पर, ताकि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, उनसे संपर्क कर सके। अब बेंगलुरु का रुख है। 7 और 8 अगस्त को मुख्यमंत्री का दौरा है। मध्य प्रदेश में आईटी हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आईटी हब से क्या फ़ायदा होने वाला है और ये कैसे संभव हो पाएगा, मैं चाहूँगा इसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण आप दें। गुंजन जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। संभवतः आपके हैंडसेट में जो म्यूट का ऑप्शन है वो शायद ऑन है, उसे ऑफ कर दीजिएगा तो आपकी आवाज़ हम तक आने लगेगी।
नहीं, अभी वो तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आपके हैंडसेट में म्यूट का एक ऑप्शन होगा, वो शायद रेड होगा तो हम तक आपकी आवाज़ नहीं आएगी। चलिए एक बार पुनः प्रयास करेंगे और हम तकनीकी टीम से कहेंगे कि एक बार गुंजन जी की आवाज़ हम तक क्यों नहीं आ पा रही, वो उस समस्या का समाधान करें। तब तक समर सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब कोयम्बटूर के बाद बेंगलुरु का रुख कर रहे हैं। 2 दिन, एक दिन पहले 7 तारीख को वो उद्योगपतियों के साथ डिनर करेंगे। 8 अगस्त को वहाँ पर चर्चा करेंगे, उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आमंत्रित करेंगे। आईटी हब बनाने की बात कितना संभव है यह? जी, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था 1 साल पहले जी। कि मध्य प्रदेश में जो है वो पैसों की बरसात हो रही है। हम्म। तो मध्य प्रदेश का युवा सोच में पड़ गया है कि छाता लेके निकले कि झोला। हम्म। लेकिन शिवराज सिंह जी ये नहीं बता पाए उस समय भी जो पूर्व में इन्होंने कार्य करे थे उसमें से कितना पैसा आया है। हम्म। जहां तक की बात है नए इन्वेस्टर मीट की, नए उद्योगों की, तो बताना चाहूंगा कि 70% जो एक ख्वाब लेके आए थे कि 70% जो ये रोजगार है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। हम्म। शिवराज सिंह जी के काल के अंदर कुछ फैक्ट्रियां लगी, धागे की फैक्ट्री लगी, वहां पर 70% युवाओं को रखा, फिर थोड़े दिन बाद उनको निकाल दिया। युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं उनके क्षेत्र के। हम्म। जहां तक बात है पीतमपुर, पहले से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। 472 लगभग वहां पर फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अब लगभग लगभग 20 से 22 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बची हैं। तो वो पूछना चाहेंगे हम सरकार से कि वो फैक्ट्रियां बंद क्यों हुई। जहां तक बात है पीतमपुर की, मंडी दी की बात की थी मैं। जहां तक बात है पीतमपुर की, पीतमपुर के अंदर 864 फैक्ट्रियां थी, उसमें से 240 फैक्ट्रियां जो अब चल रही हैं। हम्म। जहां तक बात है झाबुआ की, हमने कही थी शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में झाबुआ के अंदर एलोपैथिक दवाइयों का कारखाना लगने वाला था। वो कारखाना कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं। हम्म। नरसिंहपुर के अंदर रेमंड फैक्ट्री के लिए आपने जगह दी, लैंड देने की बात की थी रेमंड्स को, लेकिन वो रेमंड की फैक्ट्री कहाँ है ये हम पूछना चाहेंगे। हम्म। तो बहुत सारी पूर्व की जो बातें, पहले उन पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि यह जो सैकड़ों में और हजारों में संख्याओं की एक फैक्ट्रियां हुआ करती थी, उद्योग हुआ करते, तो वो अब चंद कुछ 100 पर या फिर उंगलियों पे गिना जाए, ऐसा क्यों हो गया है? क्या हम्म। कमियां आपकी तरफ से रही है? हम्म। जहां तक बात है आईटी पार्क की बात मैं करना चाहूंगा। जी। आईटी पार्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे बेंगलोर को हम्म। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हम्म। वहां पर तकनीकी रूप से सभी चीजें वहां पर अवेलेबल है। विदेशों से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन्हें पता है कि कहाँ पर उनको डाइवर्ट करना है। वहां पर पूरे भारत के टेक्निकल जो जाइंट्स है वो उनके कारखाने वहां पर है। भारत के अंदर जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स है दे मूव टू बेंगलोर फॉर देयर वर्क। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या कारण है और आपके मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है जो कि आप आईटी पार्क मध्य प्रदेश में बनाएंगे। हम्म। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जी। बेंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी पूरे भारत में और विदेशों के अंदर आप देख लीजिए। हम्म। और वहीं पे 5 से 6 जो फ्लाइट है आपकी मध्य प्रदेश से बाहर जाती है, रेगुलर और डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। क्यों ये तो जो है इन्वेस्टर मीट जो है वो हमारे लिए जो हमें दिख पा रहा है पूर्व की तरह करी हुई घोषणाएं हैं, हम्म। कार्यक्रमों के रूप में इसको करेंगे, लेकिन इसकी सार्थकता नहीं नजर नहीं आ रही है। भाजपा के जो अभी तक के मैंने आपको कार्य बताए, कितनी फैक्ट्रियां थी और कितनी बंद हो गई, कितने उद्योग थे और कितने बंद हो गए, जो स्थापित हुए थे, वो जैसे झाबुआ की मैंने बात करी, नरसिंहपुर की बात करी, तो वो कहाँ गए? तो ये जो है विकास की उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है। तो इसके लिए पहले सरकार को देखना चाहिए कि वो किस विजन से क्या कार्य कर रहे हैं। सिर्फ हम्म। फोटो खिंचवाना, अखबारों के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन देना, देश विदेश के दौरे करना, प्रदेशों के आगे झोली फैलाने से काम नहीं चलेगा। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। आपने कहा कि कुछ चीज़ें आपने गिनाई कि जो पहले जिनकी घोषणा हुई थी वो धरातल पर कहाँ है, उसकी जानकारी आपने मांगी। वापस आऊँगा आपके पास में। डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आईटी हब बनाने की एक तरफ कवायद की जा रही है। समर सिंह जी, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, चाहे वो फ्लाइट को लेकर के हो या जैसा उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो वो तमाम सुविधाएं वहाँ हैं, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती हैं? और क्या यदि मुख्यमंत्री इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश में वो सुविधाएं दे पाएंगे निवेशकों को? सूरज जी, चूँकि हर मुख्यमंत्री का ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को ये एहसास कराए प्रदेश की जनता को जी। कि वो प्रदेश के हित में बहुत काम कर रहा है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री 2005 में बने थे शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार का दिन रखा था और मंगलवार का दिन उद्योगपतियों से मिलने का। जी। और बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका से लेके कम से कम 50 देशों में उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ की टीम जाती थी, वहाँ पर विदेशों तक में उन्होंने इन्वेस्टर सबमिट की।
और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट की, लेकिन नतीजा क्या आया? एक्चुअल में एक्टिव दिखाने के लिए मुख्यमंत्री लोग ये सब प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, मैं समर सिंह जी की उस बात से सहमत हूं कि अभी हमारे यहाँ एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, रेलवे कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्री संचालित करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, उससे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से उभर कर एक प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। और पिछले 20 सालों में ये बिल्कुल सही बात है, प्रयास बहुत किया है। जितना शिवराज सिंह चौहान जी ने, जितने मुझे आंकड़े, शायद हम लोग जाते थे हर इन्वेस्टर समिट में तो आंकड़े गिनने में हम गिनती भूल जाते थे, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता था हर साल। हाँ। मतलब हमें लगता था कि ये प्रदेश तो क्या होगा, ये चमन हो जाएगा, अमेरिका बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं उद्योगपति आके करके चले जाते थे, लेकिन उसमें उद्योगपतियों की भी गलती नहीं थी, मुख्यमंत्री जी की भी गलती नहीं थी। हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने एकल खिड़की प्रणाली लागू की थी, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से अनुमति ले जाओ। मैं ऐसे ऐसे कई उद्योगपतियों को जानता हूं जिनके जूते चप्पल घिस गए, जो बाहर से आके उद्योग विभाग की चौखट पर, राजस्व विभाग की चौखट पर कोई ना कोई ऐसी समस्याएं, आपत्ति आती थी जिससे कि वो नहीं अपना उद्योग स्थापित कर पाए। लेकिन मंचों पर भाषण दे देना, घोषणा कर देना, एमओयू, अगर आज शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल के एमओयू रखे जाएं तो मध्य प्रदेश में 3-4 अलग से गोडाउन बनाना पड़ेंगे, इतने एमओयू हैं वो जी। और उनपे अगर उनके आंकड़े गिना जाए सूरज जी तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जिससे प्रदेश विकास के कई गुना, 1000 गुना आगे बढ़ जाता। लेकिन गुजरात में क्यों जाते हैं लोग? गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई हजार करोड़ रुपए खर्च किया गया मध्य प्रदेश में इस बात के लिए कि बड़े बड़े होर्डिंग, इन्वेस्टर समिट, इतने करोड़ आ गया, इतना टीवी पर ऐड चला, अखबारों में ऐड आया, लेकिन उसका जो प्रतिशत था -0.000% में जितना इन्वेस्टमेंट आया है, वह प्रयास सार्थकता में कहीं ना कहीं इस पर मूल्यांकन करना चाहिए कि कहां कमी रह गई। मैं उनकी सम्मान करता हूं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की थी उस समय, और अब के मुख्यमंत्री जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने लगातार इन्वेस्टर समिट की है। वो महाकौशल क्षेत्र में करके आए हैं, ग्वालियर क्षेत्र में करके आए हैं, भोपाल में उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, अभी इसके पहले मुंबई गए थे, अब 7 और 8 को बेंगलोर में कर रहे हैं। लेकिन आईटी हब बना देना या कोई भी उद्योग स्थापित कर देने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और एक बात बहुत, ये सरकार में बैठे लोग जब मंत्री, अधिकारी और मुख्यमंत्री को ये लोग भाषण अपना बोलने के लिए कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बता नहीं पाते हैं कि इतने 1000 करोड़ रुपए का, मैं समर सिंह जी की उस बात से सहमत हूं कि इतने लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर वो उद्योग घोषित हो गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि हमारे पिछले मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार के पिछले मुख्यमंत्री ने 18 साल में इतने लाख करोड़ की घोषणाएं की थी जिसमें इन्वेस्टमेंट इतना आया, इतने 1000 रुपए आया है। ठीक, ये कम से कम बताना चाहिए था। और अभी भी अगर ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उनकी मंशा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर रोजगार आएगा तो कम से कम मध्य प्रदेश से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो रुकेंगे। ठीक है, समर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के कथन के बीच में? जी, मैं शिशिर उपाध्याय जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ और आपकी बात से मुझे कहानी बचपन की याद आती है कि एक बार जंगल के सारे जीव एक उनके ही प्रजाति के जीव को राजा चुन लेते हैं। शेर जो रहता है उनके बच्चे को उठा के ले जाता है। वो सारे जीव दौड़े दौड़े उस राजा के पास जाते हैं। राजा इस पेड़ से उस पेड़ और उस पेड़ से उस पेड़ कूदने लगता है। जीव पूछते हैं कि राजा जी क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो बताइए। तो बोले सब कुछ, ये जितनी उछल कूद चल रही है सब तुम्हारे लिए तो चल रही है। इसी प्रकार की जो उछल कूद है मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। ठीक है, आपने कहानी याद की और बताई हमकी कि ये जो उछल कूद चल रही है इसी के लिए हो रही है, लेकिन उसका श्रेय क्या है? और यही सवाल लेकर के मैं जाना चाहूँगा गुंजन चौकसी जी, आपके पास आऊँगा कि पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई, पहले भी दौरे हुए, अब अभी तो भारत की बात है कि कोयम्बटूर गए थे मुख्यमंत्री और अब उसके बाद में बेंगलुरु जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले के मुख्यमंत्री तो कई जगह विदेशों में गए हैं, वहाँ समिट की है, वहाँ उद्योगपतियों से मिले। लेकिन जो सवाल समर सिंह जी ने उठाए, जो सवाल डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने उठाए कि मध्य प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार मिल गया, मध्य प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री लग गई और मध्य प्रदेश को आईटी हब बनाने के लिए बात कही जा रही है, तो जैसे समर सिंह जी ने कहा कि यहाँ कनेक्टिविटी कितनी है, यहाँ सुविधाएँ कितनी हैं कि मध्य प्रदेश को IT पार्क बनाया जा सके।
देखिए सूरज जी, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं बाकी प्रवक्ताओं को तो नहीं सुन पाई, जी। पर अभी आपके सवाल से जरूर चीजें समझ में आई है कि जी। क्या मुद्दे उठाए गए हैं। तो ये जो मुद्दे समर सिंह जी ने जिक्र किया है, इसमें मुझे राजनीति की बू आती है। इसलिए आती है क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। हाँ। जनता के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, ये संवेदनशील है। आपके और हमारे और कल उनकी आने वाली पीढ़ी से रिलेटेड मुद्दा है। तो वहां पर अगर सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाए हैं तो सर्वप्रथम आपको उसकी आलोचना नहीं, आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। पहली टिप्पणी मेरी। दूसरी बात देखिए डॉक्टर पहले की सरकार में भी विकास के लिए कई फैसले लिए हैं, कई राह पकड़ी है, और यही वजह है कि आज 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, जो कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश था, जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, आज इन 20 वर्षों में जो मध्य प्रदेश को एक तीसरे नंबर पे लाने वाला, विकसित प्रदेश कहलवाने वाला अगर प्रदेश बनवाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अब एक नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, नया आयाम रखेंगे। मैं फर्क बता रही हूँ, जैसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ करता था, अब एक नए पैटर्न पे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई मोहन सरकार ने। वहां पर हर एक छोटे क्षेत्र को भी कनेक्ट करने की कोशिश की, वहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश की, वहां भी निवेश लाने की कोशिश की। मैं उदाहरण के तौर पर आंकड़ों के साथ बताऊंगी। उज्जैन में समिट हुई 2 और 3 मार्च को, 1 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्ध हुए हैं। 35 से ऊपर ऐसे बड़े समूह ने उसमें हिस्सा लिया था। 1 लाख करोड़ के निवेश उसमें आए हैं। तो इसमें समर सिंह जी जरूर बोलेंगे निवेश नहीं आया अभी, तो सिर्फ एमओयू साइन हुआ है। तो देखिए, एमओयू साइन होना ही उसकी स्टेप होती है निवेश के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राह पकड़ी हुई और उसी पे वो आगे है। 1 लाख का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था, जो उज्जैन का सिर्फ एक मैं इंडस्ट्रियल समिट की बात कर रही हूँ। दूसरा, आपने देखा होगा 13 जुलाई को बॉम्बे में जाके हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की बिजनेस समूह से, वहां से 75,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता आई है। तीसरी, जबलपुर का हम सबने देखा कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह बहुत ही ऐतिहासिक रूप में उसको सक्सेस मिला। जितने बड़े समूह ने उसमें हिस्सा लिया, उसमें भी 12,000 करोड़ के निवेश आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई है। इसी राह पे अगर हम आने वाले समय में देखेंगे कि ग्वालियर में भी हो रहा है, देवास में भी हो रहा है, अभी आपने देखा जिस तरह बैंगलोर की बात हो रही है, भोपाल में हो रहा है। 2025 को हमने एक उद्योग वर्ष के रूप में मनाने के लिए हम संकल्प। चलिए गुंजन जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आपने जो चीज़ें गिनाई हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश नहीं, हम किसी विदेश की सिटी में हैं कि इतने लाख करोड़ का हमारे यहाँ निवेश आ चुका है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा कि आप तथ्य और आंकड़ों के साथ जवाब देंगे, तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में यदि 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ सरकार के, तो आप 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जितना खर्च ये इन्वेस्टर समिट कराने में हुआ है उसके कितने प्रतिशत राशि के उद्योग जो हैं या प्रोजेक्ट हैं धरातल पर आज दिख रहे हैं? देखिए, मैंने धरातल पे प्रोजेक्ट का भी अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो आप मुझे बताएं, चाहे हम एम्स की बात कर लें, चाहे आईआईटी की बात कर लें, चाहे हम अस्पतालों की बात कर लें, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, कि वही मध्य प्रदेश है जो आज 30वें नंबर पर आया है। तो ये बिना किसी काम के तो नहीं आया होगा ना, बिना किसी विकास के दर से तो नहीं आया होगा। चाहे हम थर्मल पावर की बात कर लें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है सीधा सा कि एक उदाहरण के तौर पर यदि हमने 1 लाख करोड़ रुपए अब तक 20 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्वेस्टर समिट पर खर्च किए हैं, तो क्या 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ के या 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट धरातल पर हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में? हो ना, आप एजुकेशनल सेक्टर की बात कर लें, आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप रेलवे की बात कर लें, आप थर्मल की बात कर लें, आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, आज मध्य प्रदेश की अगर पूरी कायाकल्प हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुई है। रेलवे में मध्य प्रदेश की उपाध्येता, रेलवे में मध्य प्रदेश की उपाध्येता, मैं चाहूंगा आपने कहा रेलवे की बात कर लें, रेलवे में मध्य प्रदेश की उपाध्येता जरा बता दीजिए मुझे और मेरे दर्शकों को, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने रेलवे में क्या विकास कर लिया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देना चाहती हूँ जी। 26 साल में पूरे 26 वर्ष के समय में से मात्र 26 ट्रेन दी थी कांग्रेस के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन मात्र 3 वर्षों में पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 50 वंदे भारत। ये तो केंद्र सरकार के अधीन है ना, रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है। मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर रहा हूँ गुंजन जी। मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ नहीं हुआ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले कि आपने मीडिया में, आप तो मीडिया से है, आपने नहीं देखा
जिस तरह रीवा के बीच फिर केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी जी ने जिस तरह उसको सैंक्शनिंग दी है, ये मध्य प्रदेश सरकार अगर प्रतिबद्ध है। दूसरा हाईवे आप देख लें। तीसरा, अगर मैं आपको एम्स का एक उदाहरण देना चाह रही हूँ अस्पतालों का, पहला एम्स अस्पताल में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की गिना रही हैं, सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की गिना रही हैं गुंजन जी। एम्स को लेकर के या नेशनल हाईवे को लेकर के, रेलवे को लेकर, ये सारी केंद्र सरकार के अधीन आती हैं सब कुछ चीजें। मध्य प्रदेश में भी एम्स है। आप मध्य प्रदेश के आंकड़ों को क्यों भूल पा रहे हैं जी? मध्य प्रदेश में, और अगर आप दूसरी चीज, मध्य प्रदेश भी हमारे देश का ही, भारत का ही पार्ट है, ठीक है। डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह विकास चलिए ठीक है गुंजन जी, वापस आता हूँ आपके पास में। हालांकि मेरा प्रश्न कुछ और था, आपने उत्तर कुछ और दिया है। डॉक्टर उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। वापस समर सिंह जी के पास आता हूँ। एक्चुअल में गुंजन जी से ये पूछना चाहता था कि इन 20 सालों में सरकार की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, बहुत बड़ा काम रहा है और बहुत सारे काम का प्रयास किया गया है। परंतु मैं, गुंजन जी चूंकि भाजपा की प्रवक्ता हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 10-12 दिन पहले 2 मंत्रियों ने ये घोषणा की है कि कितना तेजी से विकास हो रहा है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है कि हम मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को निजी सेक्टर को देने जा रहे हैं। सरकार उसको नहीं संभाल पा रही है। ये कैबिनेट मंत्री की घोषणा है, उप मुख्यमंत्री की। और जो अस्पतालों में, ये राजेंद्र शुक्ला जी का प्रयास है। दूसरा, जितने भी हम स्कूल हैं वो सारे स्कूल निजी सेक्टर को देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने 20 सालों में बेचने का काम किया है। और जैसा रेलवे का बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का पीपीपी मोड पे राजधानी का कमलापति रेलवे स्टेशन बेच दिया गया। अगर मैम कभी जाती हो, अगर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जो अब कमलापति हो गया है, तो हम पहले 5 रुपए उसका टोल टैक्स देते थे मैम, अब हमें 100 रुपए देना पड़ता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। और वहां की जो स्थिति है, तो क्या जनता को यही मिलना है सिर्फ कि हम निजी हाथों को दे दें? सरकार का सिस्टम है, इतना बड़ा अमला है, सरकार क्या करती है, इस पर कम से कम थोड़ा सा माननीय भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहिए। जी गुंजन जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, आपने कहा कि कमलापति का आपने जो उदाहरण दिया, कमलापति का ही मैं उदाहरण देती हूँ। पूरे देश में अगर एक ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसपे रेलवे स्टेशन की सुविधाओं से ज्यादा या एयरपोर्ट जैसा दिखता है, आपने यहाँ आंकड़े गिना दिए कि 100 रुपए देना पड़ता है, लेकिन आपने सुविधाएं नहीं बताई। आपने बोला हम प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे अस्पताल की बात कर ले, चाहे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर ले, इसमें बुराई कहाँ दिखती है? ये सरकार ही संचालन की अगर बात करिए, अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करिए, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? अगर हम स्तर उसका बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें बुराई कहाँ देख सकते हैं? मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वरिष्ठ पत्रकार ने ये सवाल खड़ा किया है। आप मुझे बताएं कि अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हम एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं ना। अब वो सरकार ही प्राइवेटाइजेशन उसका करना चाह रही है, तो इसमें दिशा तो हमने सही चुनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है गुंजन जी, वापस आता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है। जहां हम 5 रुपए पहले पार्किंग के देते, आज 50 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि अब वो पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा। पहले वो 5 रुपए सरकार के पास जा रहे थे आम जनता के, अब वो 100 रुपए जो हैं, वो 100 रुपए में से 2 रुपए भी सरकार के पास नहीं जा रहे। दुख इस बात का। वापस आऊंगा समर सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं कि विकास की जो परिभाषा बताई जा रही है, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री के, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आईटी हब बनाने को लेकर। यदि विकास की यही परिभाषा है, तो फिर मध्य प्रदेश, जैसा कि अभी गुंजन जी ने गिनाया कि कितने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर में इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर विपक्ष को आपत्ति कहाँ है? जी, जिस प्रकार गुंजन जी ने बताया कि अगर हम रेलवे प्राइवेटाइज कर देते हैं, स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। तो खैर आपने ये मान लिया है कि आपकी जो सरकार है वो गुणवत्ता देने के अंदर जो है असमर्थ है। और जहां तक की बात है, देखिए ये सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, एक मध्य प्रदेश का व्यक्ति बहुत परेशान और प्रताड़ित है। 5 रुपए क्या, वो 5 रुपए बचाने के लिए वो रिस्क ले लेता है कि मेरे को टीसी पकड़ ले, लेकिन जो है कि मैं 5 रुपए ना खर्च कर पाऊं।
तो इस प्रकार की समस्या मध्य प्रदेश के अंदर है। पता नहीं कहाँ से क्या विजन है मध्य प्रदेश की सरकार का, कहाँ से ये सोच रहे हैं, इनके थिंक टैंक्स कौन है। मैं तो उन पे ही प्रश्न उठाना चाहूंगा। मैं तो इतना बता दूं कि किसी दुकान पे अगर नाई बैठा हो, अगर उससे भी अगर चर्चा कर ली जाए तो वो 10 सार्थक चीजें बता देगा कि अगर आप ये कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस लोगों के बीच में रहने के बाद भी अगर जो प्रदेश की सरकार है वो इन जो मूलभूत समस्याओं को नहीं समझ पा रही है, तो पता नहीं मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। और जहां ठीक है। तक की बात है प्राइवेटाइजेशन करना, कोई किसी बात का जो है हल नहीं है। सही कहा ये तो आपने एक कि प्रकार ये से है कि समस्या का आपके दादाजी समाधान ने नहीं है, ये समस्या का ने मौज बना वैकल्पिक उपाय है, समाधान नहीं है आपने कहा। ठीक है, वापस आता हूँ, समय की सीमा है। डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, पूरी बारे में परिचर्चा बताना पर। चाहूंगा, आईटी पार्क जी के बारे में। जी जी, समर सिंह जी। आईटी पार्क की बात है तो मैंने अपनी उस पर बात रखी, जहां तक गुंजन मैडम ने बोला कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, तो मैं जानना चाहूंगा कि तीसरे नंबर पे किस चीज के अंदर तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में तीसरे नंबर पर है। ये आप जो है सबसे ज्यादा ट्रैप जो केस हुए हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, राजस्थान के बाद में। और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। और जहां तक की बात है, उद्योगपति जब भी आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। और ये जो उद्योगपति है एक ही जाजम पे एक समय बैठते हैं और हंसते होंगे मध्य प्रदेश के ऊपर कि मुख्यमंत्री कोयम्बटूर पे आ गए, बॉम्बे तो आपने इन्वेस्टमेंट करा, आपस में बात करते होंगे, बोलते हैं कि वहां पर कौन करे। और बहुत सारी चीजें ऐसी है, समस्याएं बहुत सारी है, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जबकि ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो बहुत सारी चीजों में समृद्ध है। आप मिनरल्स की बात कर लें, आप आबो हवा की बात कर लें, आप कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहें तो कनेक्टिविटी क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य में है, ठीक है पूरे समर भारत सिंह के जी। मध्य में, तो बहुत सारी चीजें हो ठीक है, सकती है, समय, लेकिन आप चूंकि करने समय की नीयत सीमा नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं समय की सीमा है, इसलिए आपकी बात को यहाँ विराम करूंगा। डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में पूरी परिचर्चा पर। और दो बातें, एक जो समर सिंह जी ने कही थी कि उछल कूद में कहीं कोई कमी नहीं है, एक उदाहरण उन्होंने दिया था। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की आपने बात कही कि निजीकरण यदि हो रहा है तो गुंजन जी उसे बहुत अच्छा मानती है कि निजीकरण से गुणवत्ता में सुधार होगा। सूरज जी, चूंकि ये प्रवक्ता भाजपा की प्रवक्ता है और उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी सरकार को वो उसका पक्ष रखें और सरकार के समर्थन में खड़ी हो। समर सिंह जी, आलोचना उनका नैतिक दायित्व है, वो करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते तीनों ये चाहते होंगे कि वो कम से कम मध्य प्रदेश का विकास हो। और जो भी मुख्यमंत्री आता है सूरज जी, वो अपने स्तर पर प्रयास करता है। और मुझे लगता है कि ना तो चौकसे मैडम, ना समर सिंह जी और ना मैं आज इस स्थिति में 20 साल की सरकार में इस स्थिति में कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई मंत्री नहीं है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके, अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करा सके। अगर यह डिलीवरी है तो मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए। बाहर से बहुत उद्योग आ जाएंगे, लेकिन जो 3 नंबर की बात जो चौकसे मैडम ने कही है, मैं मानता हूं कि आज पलायन में नंबर 1 पर हो गया है। बिहार और यूपी के बाद नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, जहां से लोग रोजगार की तलाश में चेन्नई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस तरीके की इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं और डॉक्टर मोहन यादव का साधुवाद है कि वो प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके सार्थक प्रयास से कुछ सफलता मिलती है तो कम से कम मध्य प्रदेश में वो 1 लाख रोजगार गिना रही है मैडम कि 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो ये मानता हूं कि कुछ भी मिले, लेकिन पिछले 20 सालों में जो कुछ हुआ है कि हम कई लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, पब्लिसिटी करने के बाद, अपने बैनर पोस्टर दिखाने के बाद, विकास के नाम पर, इन्वेस्ट के नाम पे कई 100 रुपए भी नहीं आ पाए थे। इससे बचना चाहिए। ऐसा काम करें कि कम से कम प्रदेश की जनता को ये लगे कि भोपाल में इंडस्ट्री डल गई, इंदौर में इंडस्ट्री डल गई, उद्योग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच जाएं। इससे रोजगार मिलेगा। और ये सार्थक प्रयास अगर वो कर रहे हैं, उद्योग मंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर और नौकरशाही पर जो अड़ंगा था सूरज जी पिछली 20 सालों में, नौकरशाही, मनसा नेताओं की मनसा अच्छी रही होगी, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री की मनसा अच्छी रही होगी, लेकिन नौकरशाही के अड़ंगे की वजह से बहुत सारे लोग जो एमओयू हैं वो लेके वापस चले गए और वो लौट के नहीं आए। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो ये भी हुआ है कि कई जगह जमीन आवंटित कर दी गई, वो जमीन को फिर वापस लेने की कवायद की गई है, वो जमीन फिर किसी और को हस्तांतरित की गई। तो ये चीजें पहले देखी गई हैं। हो सकता है कि पहले जो कुछ हुआ उससे सीख लेते हुए अब कुछ नवाचार करते हुए कुछ नए सिरे से यदि शुरुआत होती तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा होगा। हालांकि जैसे कि बहुत सारी शंका कुशंकाएं भी हैं कि कैसे हो पाएगा, क्या कि मध्य प्रदेश में क्या है क्या नहीं, इस पर विमर्श हुआ है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। गुंजन चौकसे जी, समर सिंह जी, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है आईटी हब बनाने की तैयारी तो है, ये तैयारी कितनी कारगर होगी और कहां तक जाएगा ये सफर। यदि जैसा कि देखा जा रहा है कि 7 और 8 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है
2025 में उसकी तैयारी कर रहे हैं और 7 और 8 अगस्त को बेंगलुरु जा रहे हैं और वहाँ पर आईटी सेक्टर, रक्षा सेक्टर और मेडिकल हेल्थ सेक्टर में यदि वो वहाँ के इन्वेस्टर्स को कितना लुभा पाते हैं, क्या सुविधाएं देने की बात करते हैं और जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिस प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण वहाँ होना है वो कितना कारगर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।